हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने शुरू किया था एनसीईआरटी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 19। हमने उसका पार्ट 1 पहले वीडियो में पढ़ लिया है। जिसने अभी तक नहीं देखा जाके देख सकता है, मैंने अपलोड कर दी है। ओके, तो उसमें हमने पढ़ा प्रवर्तन क्या होता है और रजिस्ट्रेशन कंपनी का करना कैसे करते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस थे, 3 चरण थे कंपनी की स्थापना करने के। पहला है प्रवर्तन, दूसरा है कंपनी का रजिस्ट्रेशन और तीसरा है व्यवसाय प्रारंभ करना। तो हम पार्ट 1 में प्रवर्तन और रजिस्ट्रेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो थोड़ा-सा मैं समझा देती हूँ क्या होता है, बाकी हम डिटेल में अच्छे से पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो प्रवर्तन मतलब होता है कि जो प्रवर्तक होता है, प्रवर्तन मतलब वे सारी क्रियाएँ यानी वे सारे कार्यों का योग है, जो एक कंपनी को अस्तित्व प्रदान करने के लिए ज़रूरी होती हैं। कि मतलब एक व्यक्ति होता है जो बिज़नेस स्टार्ट करते समय, यानी वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कोई एक व्यक्ति हो सकता है, फिर पूरा ग्रुप हो सकता है, जो ये सोचते हैं कि उन्हें बिज़नेस कैसे करना है, किस चीज़ के लिए करना है, उद्देश्य क्या है, क्या माल बेचेंगे, क्या खरीदेंगे, मतलब पैसे वगैरह कहाँ से आएँगे, सामान कैसे खरीदेंगे, ये सब। तो मतलब जो वो सोच विचार करते हैं वो कहलाता है प्रवर्तन। और जो व्यक्ति ये सोचता है या फिर जो ग्रुप ये सोचता है, ये सब सोचने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं प्रवर्तक। ठीक है? और जब ये सारे काम करने के बाद, सब कुछ सोच विचार कर लेने के बाद, पैसा वगैरह कहाँ से आएगा, ये सब सोच लेने के बाद, फिर आता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना। कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना यानी लाइसेंस लेना है, प्रमाण पत्र लेना है कि हम अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। ठीक है? तो प्राइवेट कंपनी तो जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाती है कि हम अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, माल बेचना व खरीदना शुरू कर सकते हैं। लेकिन सरकारी कंपनी को थोड़ी और आगे कुछ ऐसी क्रियाएँ होती हैं, वो करनी होती हैं। ठीक है? कि मतलब जैसे शेयर्स यानी अंश वगैरह जारी करना, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे अभी। ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। और अगर आपको अच्छे से और समझना है तो आप पार्ट 1 जाके देख सकते हो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम समझते हैं व्यवसाय का प्रारंभ। ठीक है? ये तीसरा चरण है कंपनी की स्थापना का। तो देखो, व्यवसाय का प्रारंभ मतलब कि हमने सोच विचार कर लिया अच्छे से कि हमें कि जो बिज़नेस करना है, किस चीज़ के लिए करना है, वो सब हमने सोच लिया। अच्छे से जाँच पड़ताल भी कर ली और साधन वगैरह भी हमने इकट्ठे कर लिए, मशीनें वगैरह भी। ठीक है? और पैसा कहाँ से आएगा, हमने ये भी सोच लिया। ये सब सोचने के बाद हमने कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, हमने उसका मेन ऑफ़िस भी सोच लिया। उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, वो सब भी हमने मतलब रजिस्ट्रार के पास जमा करा दिए। और उसका जो जितना फ़ीस होती है रजिस्ट्रार ऑफ़िस की, वो भी हमने सबमिट करा दी है। ठीक है? अब आता है कि अब हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है, बिज़नेस शुरू करना है, तो हमें क्या-क्या काम करना पड़ता है बिज़नेस शुरू करने के लिए। तो देखो, एक निजी कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं, तो मैंने बताया था अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो, तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद स्टार्ट कर सकते हो आप, माल बेचना, खरीदना शुरू कर सकते हो। अगर आप माल बनाने का काम करते हो, तो माल बना भी सकते हो। ठीक है? लेकिन एक सरकारी कंपनी अगर आप खोलना चाहते हो, तो उसके लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कुछ ऐसी प्रोसेस यानी कुछ ऐसी प्रक्रिया 2-3 और होती हैं, जो करनी होती हैं, क्योंकि वो सरकारी कंपनी होती है और उसको काफ़ी सारी ऐसी बातें, शर्तें माननी होती हैं। देखो, एक निजी कंपनी समामेलन के तुरंत पश्चात अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। समामेलन मतलब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तुरंत अपना बिज़नेस या अपना व्यापार शुरू कर सकती है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी उस समय तक अपना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती, जब तक उसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र ना मिल जाए। यानी एक लाइसेंस जब तक ना मिल जाए, प्रमाण पत्र ना मिल जाए, तब तक सरकारी कंपनी अपना बिज़नेस शुरू नहीं कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी शुरू कर सकती है। ठीक है? तो क्यों नहीं कर सकती सरकारी कंपनी? व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक कंपनियों को कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उन्हें पूरी करनी होती हैं। जो कौन-कौन सी बातें होती हैं? प्रविवरण पत्र निर्गमित करने वाली कंपनी की दशा में। देखो, प्रविवरण पत्र मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोस्पेक्टस लेटर। उसमें देखो क्या होता है कि हमने पहले पढ़ा था कि पूंजी अभिधान क्या होता है। उसमें क्या होता है कि जो एक सरकारी कंपनी होती है, वो कंपनी में पैसा लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी इकट्ठी करने के लिए, वो जनता को अपनी कंपनी में आमंत्रित करती है। कि जनता को मतलब अपने अंश बेचती है, कि जो-जो व्यक्ति जनता के वो अंश खरीदेंगे, वो उस कंपनी के मालिक बनते जाएँगे, यानी ओनर्स बनते जाते हैं। तो वो पैसे लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी इकट्ठी करने के लिए, वो अपने अंश, अपनी कंपनी के अंश जनता में बेचती है। ठीक है? तो वही, जब वो अंश जारी करती है ना, तो वो एक किसके थ्रू करती है, एक लेटर यानी एप्लीकेशन फॉर्म डालती है कि जो-जो इस एप्लीकेशन जो-जो हमारे अंश खरीदना चाहता है, वो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे और जितने पैसे लगेंगे वो डाले। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं ना, ₹100 ₹150, वैसे तो जो-जो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, वो हमारे अंश खरीदता जाएगा। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म हम डालते हैं वो, और उसकी जो सारी डिटेल होती है, सारी जानकारी वगैरह होती है कंपनी की, अंश की, मतलब पूरी कंपनी की जानकारी एक लेटर पे लिखी होती है।
उसे कहते हैं प्रविवरण पत्र। ठीक है, कि मतलब जो अपने अंश हम जारी कर रहे हैं, जनता को बेचने चाहते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी कि टोटल कितने अंश हैं, एक अंश कितने रुपए का है, एप्लीकेशन फॉर्म के कितने रुपए लगेंगे भरने के बाद, और हमारी कंपनी में कितने लोग चाहिए, कितने अंश हम बेचना चाहते हैं, हमारी कंपनी की सारी जानकारी, क्या नाम है, किस जगह पर है, ये सब जो जानकारी जिस पेपर पे या फिर जिस फॉर्म में लिखी होती है, उसे कहते हैं प्रविवरण पत्र। ठीक है, तो प्रविवरण पत्र निर्गमित करने वाली कंपनी की दशा में, इसका मतलब ये है कि जो सरकारी कंपनी है, अगर वो अपनी कंपनी शुरू करते समय अंश अपनी कंपनी को बेचना अपनी कंपनी के अंश अगर वो जनता को बेचना चाहती है, तो वो प्रविवरण पत्र निर्गमित करेगी, यानी जारी करेगी, जनता को प्रविवरण पत्र जारी करेगी। तो जब वो जारी करती है तो क्या-क्या होता है, देखो। प्रविवरण के निर्गमन की तिथि से 4 महीने यानी 120 दिन में कंपनी को न्यूनतम अभिधान की राशि प्राप्त कर लेनी चाहिए। देखो मतलब मान लो उसने अपना प्रविवरण पत्र जारी कर दिया जनता को, ठीक है, और 4 महीने हो गए जारी किए हुए, और जिस लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, मान लो जितने भरे हैं उनके 90% एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे उनके पास आ जाने चाहिए। ठीक है, तभी वो अपनी कंपनी शुरू कर सकती है। ठीक है, कि मतलब मान लो उन्होंने 100 अंश अगर जारी किए तो एप्लीकेशन फॉर्म के 90% पैसे आ जाने चाहिए। तो अंश के पैसे नहीं, अंश के पैसे तो वो बाद में देते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने पे चार्जेज़ आते हैं, 100 रुपये, 150, 200 रुपये जितने भी, उसका 90% पैसा इनके पास आ जाना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म का, तब ये अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो 90% पैसा होता है उसे कहते हैं न्यूनतम अभिदान की राशि। ठीक है, अब है जब तक कंपनी, देखो न्यूनतम अभिदान राशि क्या होता है, मैं पार्ट 1 में समझा चुकी हूँ अच्छे से, तो इसलिए अभी हम ज़्यादा अच्छे से नहीं समझेंगे। तो जिसको ज़्यादा अच्छे से समझना है वो पार्ट 1 जाकर देख सकता है। ठीक है, जब तक कंपनी के प्रत्येक संचालक ने अपने लिए लिए गए या फिर लिए जाने वाले प्रत्येक अंश पर जिस पर उसे नकद भुगतान करना था उतना धन नहीं दिया है जितना कि आवेदन और आवंटन के ऊपर अन्य अंशधारियों ने ले लिया है। देखो, एक तो ये था कि सरकारी कंपनियाँ तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक वो 90% एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे ना प्राप्त कर लें। और दूसरा ये है कि जो इस कंपनी संचालक हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनका ना पहले से तय होता है कि इस कंपनी के इतने अंश खरीदेंगे और उस पर इतना पेमेंट देंगे, यानी इतना भुगतान देंगे। तो इन्होंने कहा है कि जब तक आप कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, जब तक वो संचालक जो अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जब तक उन्होंने वो अंश जितने तय हुए हैं, वो अंश ना खरीद ले और उन पर भुगतान न किया हो, जब तक यानी कि नकद भुगतान ना कर ले, जब तक, यानी जो अंशधारी होते हैं, जो जनता लोग खरीदते हैं, उन्होंने जितना किया है पेमेंट, उतना अगर इन्होंने नहीं किया है जब तक, तब तक ये कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। कि मतलब क्या, देखो, जो संचालक हैं, जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, उनके लिए तय होता है कि वो इतने अंश खरीदेंगे और पर अंश पर इतना पैसा देंगे। तो जब तक वो संचालक अंश ना खरीद ले और उसके पैसे ना चुका दें, जब तक मतलब पेमेंट ना कर दें, तब तक कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब देखो, और फिर इसमें एक आता है कि लास्ट में ये सब दोनों पॉइंट हो जाने के बाद कंपनी के संचालक या फिर सचिव को एक एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एक कॉपी भेजनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफिस में कि हमने ये सारी शर्तें मान ली हैं आपकी, और अब हमें आप प्रमाण पत्र जारी कर सकते हो ताकि हम अपनी कंपनी स्टार्ट कर लें। ठीक है, यानी वो भेजते हैं कि हमने आपकी शर्तें पूरी कर ली है लास्ट में। ठीक है, अब देखो, प्रविवरण पत्र निर्गमित न करने वाली कंपनी की दशा में, तो सरकारी कंपनी को एक तो होता है कि अंश जारी करने ही होते हैं अगर उन्हें पूंजी ज़्यादा चाहिए, उन्हें ये हक होता है कि वो अपने अंश जारी कर सकते हैं, जनता को अपनी कंपनी में बुला सकते हैं। लेकिन ये भी होता है कि इसमें कुछ कंपनियां, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, वो अपनी कंपनी स्टार्ट करते समय शुरू में प्रविवरण पत्र जारी नहीं करती है। मालूम बात पैसा ज़्यादा आ चुका है तो वो जारी नहीं करती, सोचते हैं बाद में कर लें, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद। तो देखो, जब तक वो जारी ना करें, तो देखो, प्रविवरण पत्र निर्गमित न करने वाली कंपनी की दशा में, मान लो जैसे उन्होंने प्रविवरण पत्र जारी नहीं किया है, तो वो अपनी कंपनी कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उन्हें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो माननी होती हैं और फिर वो अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। तो देखो, पहला है, कंपनी के प्रत्येक संचालक ने अपने द्वारा लिए या लेने के लिए अनुबंधित प्रत्येक अंश पर जिसका भुगतान नकद में किया जाता है, अंशधारियों द्वारा आवेदन तथा आवंटन पर किए जाने वाले भुगतान के बराबर भुगतान कर दिया है। इसका मतलब भी सेम यही है जो इसमें था कि जो संचालक हैं कंपनी के, वो अगर उन्होंने जितने अंश खरीदने चाहिए थे, उन्होंने अगर उतने अंश खरीद लिए हैं और पेमेंट कर दी है, तभी आप स्टार्ट कर सकते हो कंपनी, वरना नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है, देखो, कंपनी के संचालक या सचिव ने इस बात की घोषणा रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दी है कि उपयुक्त शर्तें पूरी कर दी हैं। इसमें यही है कि मतलब जो शर्तें लिखी हुई हैं वो अगर मान ली हैं कंपनी ने, तभी वो कंपनी, मतलब उन्हें लास्ट में भेजना पड़ता है कि हमने आपकी शर्तें मान ली हैं, हम अपनी कंपनी क्या स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसमें एक फॉर्म और होता है जिसका नाम है
तो जैसे वो प्रविवरण पत्र जारी नहीं करती हैं, वो बिना इसको जारी किए अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहती हैं, तो उन्हें प्रविवरण पत्र के स्थान पर एक होता है स्थानापन्न विवरण, ठीक है? स्थानापन्न विवरण जारी करना होता है। मतलब अगर वो प्रविवरण पत्र नहीं जारी कर रही है जनता में, तो उन्हें इसकी जगह पर स्थानापन्न विवरण एक कॉपी होती है, वो रजिस्ट्रार ऑफ़िस के यहाँ भेजनी होती है कि हमने अभी प्रविवरण पत्र जारी नहीं किए हैं, तो हम इसकी जगह पर ये भी आपको कॉपी भेज रहे हैं और हम अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो उन्हें ये मानना होता है। देखो, कंपनी की स्थापना में प्रयोग होने वाले मुख्य प्रलेख। इसका मतलब है कि प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी शुरू करते समय बनाने ही होते हैं। पहला होता है पार्षद सीमा नियम। देखो ये क्या होता है, हमें पार्ट 1 में अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत अच्छे से समझेंगे बस, ठीक है? पार्षद सीमा नियम को इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो इसमें क्या होता है, ये कंपनी का सबसे मेन, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये बनाना ही होता है सब कंपनी को। इसको बनाए बिना अगर कंपनी इस डॉक्यूमेंट को नहीं बनाती है, तो वो कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकती और ना ही उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये बनाना ही होता है, ठीक है? तो आप लिख सकते हो पहली लाइन कि ये कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। इसका अभिप्राय कंपनी के उस आधारभूत परिलेख से है जिसमें उन सभी शर्तों का उल्लेख होता है जिनके आधार पर कंपनी का समामेलन होता है। यानी पार्षद सीमा नियम जो डॉक्यूमेंट होता है, इसमें कंपनी का उद्देश्य लिखा होता है कि वो किस उद्देश्य से कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या माल बेचेंगे, क्या खरीदेंगे, कितने लोग हैं कंपनी में, कितने कर्मचारी हैं, कितने लोग अंश खरीदेंगे, टोटल अंश इनके पास कितने हैं, कितने जारी करेंगे, यानी सारी महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखी होती हैं, ठीक है? देखो, पार्षद सीमा नियम विशेष की सामग्री कि मतलब जो पार्षद सीमा नियम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें क्या क्या होता है। पहला होता है नाम वाक्य। देखो नाम वाक्य मतलब कि कंपनी का नाम, कि मतलब नाम वाक्य का मतलब होता है कि हम अपनी जो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम वगैरह हम क्या रखेंगे। तो देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सरकार के द्वारा बातें माननी होती है कंपनी का नाम रखते समय। तो देखो पहला है जैसे केंद्रीय सरकार की दृष्टि में अनुचित या अवांछनीय ना हो, यानी जो आप नाम रख रहे हो कंपनी का, वो सरकार की दृष्टि में, सरकार की नज़र में वो नाम अनुचित नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा है चिन्ह व नाम अधिनियम 1950 के अंदर निषिद्ध ना हो, यानी कुछ ऐसे नाम हैं जो सरकार ने बोल रखे हैं कि आप अपनी कंपनी के नाम के आगे ये नाम नहीं लगा सकते। जैसे राजकीय, सम्राट, साम्राज्ञी, राजा, रानी, शाही, राज्य, ये सारे नाम ऐसे हैं कि आप अपनी कंपनी के नाम के साथ ये सारे नाम नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है? तो नाम आपको ये सब सोच के रखना होता है। और फिर है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब ये है कि अगर आप सरकारी कंपनी शुरू कर रहे हो तो आप लिमिटेड लगाओगे अपने नाम के एंड में, और अगर आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आप कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड ज़रूरी होता है लगाना, ठीक है? तो आपको समझ आ गया ना नाम वाक्य मतलब क्या क्या होता है, ठीक है? अब आता है स्थान वाक्य। स्थान वाक्य का मतलब होता है कि इस वाक्य में उस राज्य के नाम का उल्लेख किया जाता है जिस राज्य में कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्थान वाक्य में हम उस जगह के बारे में उस जगह की जानकारी लिखते हैं जिस राज्य में हमारा जो कंपनी है वो स्टार्ट की गई, जिस राज्य में हमारी कंपनी का निर्माण हुआ है, ठीक है? तो हम उस जगह के बारे में इस डॉक्यूमेंट में सारी जानकारी लिखते हैं, ठीक है? अब आता है उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य मतलब किस उद्देश्य से आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो। वो उद्देश्य कई तरह के होते हैं, जैसे एक उद्देश्य हो सकता है कि हम समाज सेवा करेंगे और मतलब समाज की भलाई के लिए काम करेंगे, अच्छा माल उपलब्ध कराएँगे, ग्राहकों की रुचि के अनुसार माल बेचेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य जैसे क्या हो सकता है कि हम ये माल बेचकर अधिक से अधिक लाभ अर्जित करेंगे, है ना? और अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं इनके, जिनमें क्या हो सकता है इनका, जैसे कि अ मतलब क्या हो सकता है कि सरकार के साथ ये अच्छा तालमेल रखेंगे, समय पे टैक्स वगैरह देंगे। मतलब उद्देश्य में ये होता है कि वो किस उद्देश्य से कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, कि उनका मेन उद्देश्य है क्या, ठीक है? फिर आता है दायित्व वाक्य। दायित्व मतलब कि लायबिलिटी क्या होगी, जो कंपनी में जितने मेंबर्स हैं, जितने भी ओनर्स हैं, जितने मालिक हैं, उनका दायित्व क्या होगा? दायित्व सीमित होगा या असीमित होगा? तो देखो जो सरकारी कंपनी होती है उनका कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। सीमित दायित्व का मतलब ये है कि उन्होंने जितनी पूँजी लगाई है कंपनी में, अगर कंपनी लोन में डूब जाती है तो उन मेंबर्स की जितनी पूँजी लगाई हुई है कंपनी में सिर्फ़ वही डूबेगी, और जो लोन वाले हैं वो उनके घर तक नहीं आएँगे उनका अपना पैसा वसूलने, ठीक है? तो वो आता है सीमित दायित्व। और असीमित दायित्व में अगर कंपनी लोन में डूब जाती है तो जो लोन वाले हैं
वो उनका अपना पैसा वसूलने के लिए इन लोगों के घर तक भी आ सकते हैं। तो वो होता है ऐसे मिलता है, ठीक है। तो इसमें बताया जाता है कि मेंबर्स का दायित्व क्या है। फिर आता है पूंजी वाक्य। पूंजी वाक्य में देखो क्या होता है। पूंजी वाक्य का मतलब है कि आपकी कंपनी में टोटल कितनी पूंजी लगा रहे हो आप, यानी कितना पैसा लगा रहे हो। और आप अगर सरकार जनता को अगर पूंजी यानी अंश पूंजी के लिए अंश जारी कर रहे हो तो कितने अंश जारी कर रहे हो, एक अंश कितने रुपए का है, एक एप्लीकेशन फॉर्म कितने रुपए का है, ये सब इसमें लिखा होता है, ठीक है। फिर आता है संघ या हस्ताक्षर वाक्य, यानी जो आपकी पूरी कंपनी है, पूरी कंपनी में जितने भी मालिक हैं, जितने भी अंशधारी हैं, उन सब के पूरे ग्रुप के साइन करके देना होता है। उनका नाम, उनका पता, उनका परमानेंट एड्रेस, उनका रेजिडेंटल एड्रेस, ये सारा उनका जानकारी वगैरह उनकी एक उस फॉर्म में लिखकर इस डॉक्यूमेंट में लिखनी होती है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया पार्षद सीमा नियम क्या होता है। अब है पार्षद अंतर नियम। तो देखो पार्षद सीमा नियम में क्या था, वो एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है और वो बनाना ही बनाना होता है, उसमें उद्देश्य वगैरह होता है, ठीक है। अब है पार्षद अंतर नियम। इसका अभिप्राय कंपनी के उस प्रलेख से है जिसमें पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रबंध के नियमों का उल्लेख किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्षद सीमा नियम है वो कंपनी का प्रमुख यानी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। उसमें उद्देश्य होता है, दायित्व होता है, पूंजी के बारे में लिखा होता है, वो सब नाम होता है। तो उसमें जो भी लिखा हुआ है पार्षद सीमा नियम में, उन सारी बातों को मानने के लिए इस डॉक्यूमेंट में नियम लिखे होते हैं, ठीक है। नियम, अधिकार वगैरह लिखे होते हैं कि आपको वो सारे उद्देश्य है उन सबको पूरा करने के लिए इसमें कुछ शर्तें, कुछ नियम लिखे होते हैं, उसे कहते हैं पार्षद अंतर नियम। और ये कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। विषय सामग्री यानी इसमें क्या क्या लिखा होता है, देखो विभिन्न प्रकार के अंशों का विभाजन, यानी कि जो आपके अंश हैं, जो पूंजी के लिए आप अंश जारी कर रहे हो, जैसे समता अंश होते हैं और पूर्वाधिकार अंश होते हैं, कि अंश कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के अंश आप जारी करते हो, वो सब लिखना होता है इसमें। अंशों के निर्गमन व आवंटन की विधि, कि मतलब जो अंश आप जारी करोगे जनता को, वो किस तरह से करो, किस विधि के, किस मतलब कितने दिनों में आप करोगे, कैसे मतलब पूरी उसमें प्रक्रिया कैसे करोगे, वो सब इसमें लिखा होता है। आवंटन मतलब कि जब आपके पास अंशों की एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आ जाएगा तो आप जनता को कैसे बांटोगे वो अंश, कि आपके पास इतने अंश हैं, आपके पास इतने अंश हैं, मतलब जो लोग खरीदेंगे उनसे कैसे मतलब अनुबंध एग्रीमेंट वगैरह करोगे, उसकी विधि लिखी होती है। अंश पूंजी वृद्धि आदि, यानी अगर आप अंश बढ़ाना चाहते हो तो वो कैसे बढ़ाओगे, क्या करोगे, वो लिखा होता है। सार मुद्रा के प्रयोग संबंधी नियम। सार मुद्रा मतलब जो स्टैम्प होती है, जो मोहर होती है कंपनी की, उसके बारे में कैसे प्रयोग करोगे, क्या करोगे, वो सब। अंशों के हरण व पुनः निर्गमन की विधि। वो अंशों का हरण मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी कि आपने से इस कंपनी में अंश जारी कर दिए, ठीक है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अंश तो खरीद लिए और एप्लीकेशन फॉर्म भी दे दिया, और एप्लीकेशन फॉर्म पे जितने पैसे देने थे वो भी सबमिट कर दिए, लेकिन उसने आगे के पैसे नहीं दिए। तो इस कंपनी ने कहा कि आपके पास 3 महीने हैं, आगे के पैसे हमें सबमिट करा दो, वरना हम आपके अंशों को रिजेक्ट कर देंगे। मान लो उन्होंने 3 महीने हो गए, पैसे नहीं दिए, तो ये क्या कर सकते हैं, उनके अंशों का रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी हरण मतलब होता है कि वो उनके आंसर को फ़ॉरफिट कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं फ़ॉरफिट करना, कि मतलब जब्त कर लेंगे और जो एप्लीकेशन फॉर्म पे पैसा लिया था वो वापस नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अंशों का हरण करना। फिर मानना पुनः निर्गमन की विधि, की मतलब जो अंशों का हरण किया है, जब जो अंश इन्होंने जब्त कर लिए हैं जिस व्यक्ति के, अब उनके पास अंश एक्स्ट्रा हो गए ना, अब क्या करेंगे, इस अंशों को अपनी कंपनी में रख के क्या करते हैं, उन अंशों को दोबारा जारी कर देते हैं। पुनः निर्गमन करना है, दोबारा जारी कर देते हैं, तो उसकी विधि लिखी होती है कैसे आप दोबारा जारी करोगे। ऋण लेने के लिए अधिकार व उसकी सीमा, की मतलब अगर आप लोन लोगे, उधार लोगे, तो क्या क्या अधिकार होंगे उन लोगों के, ठीक है, कि ब्याज दर वगैरह वो सब। कंपनी के समापन की विधि, की मतलब अगर आप कंपनी 20 साल के लिए चला रहे हो, 25 साल के लिए, मतलब कितने समय के लिए चला रहे हो, जब आप कंपनी ख़त्म करोगे, बंद करोगे हमेशा के लिए, तो उसकी विधि कैसे ख़त्म करोगे, वो सब, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा कि पार्षद सीमा नियम क्या होता है और पार्षद अंतर नियम क्या होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस, कि अंतर क्या है इन दोनों में। तो इतना समझ आ गया था कि पार्षद सीमा नियम क्या होता है, एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, और ये पहला डॉक्यूमेंट होता है, और इसमें कंपनी के सारे उद्देश्य, नियम वगैरह लिखे होते हैं। और इस डॉक्यूमेंट में इस डॉक्यूमेंट में लिखी सारी बातों को पूरा करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम व अधिकार लिखे होते हैं, ठीक है। तो देखो पार्षद सीमा नियम उद्देश्य। पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन करना होता है। ये जो पार्षद सीमा नियम होता है डॉक्यूमेंट, इसका उद्देश्य होता है कि ये कंपनी में जो उद्देश्य बनाया हुआ है, कंपनी का जो मेन उद्देश्य है, उस उद्देश्य का वर्णन करता है कि उद्देश्य क्या है, ये बताता है ये डॉक्यूमेंट, ये कंपनी का उद्देश्य है क्या, ठीक है।
पार्षद अंतर्नियम, इसका उद्देश्य पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाना है। कि मतलब पार्षद सीमा नियम क्यों बनाया जाता है? जो पार्षद सीमा नियम में जो उद्देश्य लिखा हुआ है उसको पूरा करने के लिए नियम बने होते हैं। ठीक है। स्थिति, यह कंपनी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, यानी बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। यह कंपनी का सहायक प्रलेख होता है। सहायक मतलब ये मेन होता है और ये इसकी हेल्प करता है क्योंकि इसमें नियम वगैरह लिखे होते हैं। ठीक है। संबंध मतलब यह कंपनी तथा बाहरी लोगों के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। कि जो पार्षद सीमा नियम से उद्देश्य लिखा होता है ना कि आप पूंजी वगैरह बाहर से लोगे, लोन लोगे, जनता से लोगे, कितने लोगों से लोगे, तो जो बाहर के लोग हैं कंपनी के और जो कंपनी के अंदर के लोग हैं उन दोनों के बीच का संबंध बताता है। और यह सदस्य व कंपनी के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। क्योंकि देखो पार्षद अंतर्नियम में नियम लिखे होते हैं कि जो आपकी कंपनी का उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए नियम लिखे होते हैं। तो वो नियम कौन मानेगा? कंपनी मानती है और कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो मानते हैं। तो इसमें किसके साथ संबंध होता है? सदस्य व कंपनी के साथ, और इसमें कंपनी तथा बाहरी लोगों के साथ। ठीक है। वैधता, सीमा नियम में प्रदत्त शक्तियों से बाहर किए गए कार्यों को कंपनी द्वारा किए गए कार्य नहीं माना जाएगा। इन कार्यों की पुष्टि समस्त सदस्य भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो इस पार्षद सीमा नियम में जो भी बातें लिखी हुई हैं उसके बाहर कंपनी कोई काम नहीं कर सकती है। जो उद्देश्य लिखे हुए हैं, जो भी कार्य करोगे आप कंपनी, वो सब लिखा होता है इसमें। आप उसके बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते हो। अगर आप उससे बाहर जाके कोई काम करते हो तो वो वैध नहीं माना जाएगा, वो इलीगल माना जाएगा। कि मतलब ऐसा है, तो जैसे मतलब कंपनी का उद्देश्य था कि अब वो मान लो कि उनका उद्देश्य था कि वो रेल की पटरियाँ बनाएँगे, ठीक है? उनका ये काम था। लेकिन मान लो वो कुछ और काम भी शुरू कर दें उसके साथ-साथ, लेकिन उद्देश्य पार्षद सीमा नियम में उद्देश्य लिखा था रेल की पटरियाँ बनाना, लेकिन इन्होंने साथ-साथ दूसरा वो भी शुरू कर दिया इसी कंपनी में। जो दूसरा काम इन्होंने शुरू किया वो इल्लीगल माना जाएगा, ठीक है? और वो उस जो दूसरा काम शुरू किया है, ये लोग जो इस कंपनी के जो मेंबर्स हैं, वो सारे मिलकर भी ये नहीं कह सकते कि वो सही है, वो इल्लीगल ही रहेगा, ठीक है? अंतर्नियम में प्रदत्त शक्तियों के बाहर किए गए कार्य भी अवैध होंगे, परंतु इन कार्यों की पुष्टि बाद में सदस्यों द्वारा संभव है। देखो इसमें भी ये है कि जो नियम लिखे हुए हैं वो मानने ही मानने हैं। उसके बाहर जाके अगर आप कोई काम करते हो तो वो भी अवैध कहलाएंगे। लेकिन बाद में जब सरकार कुछ आपसे सवाल जवाब करती है तो सारे सदस्य मिलकर जवाब दे सकते हैं कि हाँ, हमने ये इस वजह से किया था। सरकार बात मान सकती है, लेकिन इसमें नहीं माना जाता, वो इल्लीगल ही कहलाता है। ठीक है। मतलब इसमें सारे सदस्य मिलकर मतलब जिन्होंने बाहर जाके कोई काम किया है उसके बारे में मतलब अपनी वो दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं दे पाते हैं। ठीक है। परिवर्तन यानी किसको हम आसानी से बदल सकते हैं और किसको नहीं। इसे आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता कि इसमें जो भी नियम, कानून, जो भी उद्देश्य लिखा हुआ है उसको हम आसानी से नहीं बदल सकते, जल्दी नहीं बदला जाता है। इसे विशेष प्रस्ताव द्वारा आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें नियम, अधिकार वगैरह लिखे होते हैं, तो अगर आप कोई नियम चेंज करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं। कोई एक बस प्रस्ताव पास करना होता है और फिर उसके बाद हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो अभी तक हमने पढ़ा 2 प्रलेख पढ़े जो कंपनी बनाए जाते हैं। पहला होता है पार्षद सीमा नियम और दूसरा पार्षद अंतर्नियम। तीसरा क्या था? प्रविवरण। कि प्रविवरण पत्र क्या होता है? देखो प्रविवरण मैंने बताया था ना कि जब अंश जारी करती है कंपनी तो अंशों के बारे में जो भी जानकारी होती है जिस फॉर्म पे लिखी होती है उस पत्र को यानी उस लेटर को या फिर उस फॉर्म को प्रविवरण पत्र कहते हैं, यानी प्रोस्पेक्टस। ठीक है। इसमें कंपनी के सारे पैसों की पूंजी लिखी होती है, कितनी पूंजी वो लोग लगा रहे हैं और कितने अंश वो जारी कर रहे हैं, ये सब उसमें लिखा होता है प्रविवरण पत्र में। ठीक है। इसका अभिप्राय उस प्रलेख से है जिसमें निर्गमन से संबंधित सभी सूचनाओं का उल्लेख होता है तथा जिसके माध्यम से कंपनी जनता को अंश, ऋण पत्र आदि के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित करती है। मतलब ये है कि जब कंपनी को ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है तो वो जनता को आमंत्रित करती है कि वो उनके अंश खरीदे और या फिर ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स खरीदें और उनकी कंपनी में आ जाएं। ठीक है। तो वो जो अंश खरीदता है वो अंशधारी कहलाता है, वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं। लेकिन जो जनता ऋण पत्र खरीदती है उन्हें ब्याज दिया जाता है, उन्हें एक निश्चित ब्याज होती है वो दी जाती है और वो कंपनी के मालिक नहीं बनते, वो लेनदार बनते हैं। एक तरह से मतलब जिनसे हम लोन लेते हैं वो लोग वो बन जाते हैं। ठीक है। तो जो लोग ये सब खरीदते हैं, अंश खरीदते हैं, ऋण पत्र खरीदते हैं, इस पेपर में यानी इस प्रलेख में, इस डॉक्यूमेंट में उन सब की जानकारी होती है। अंशों की जानकारी, ऋण पत्रों की जानकारी, ये सब लिखा होता है। ठीक है। उसे कहते हैं प्रविवरण पत्र। ठीक है। अब देखो प्रविवरण पत्र का उद्देश्य क्या होता है, क्यों बनाया जाता है? अंशों व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। उन शर्तों का ब्यौरा देना जिन पर जनता को अंश व
ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रित करता है। यानी कुछ नियम वगैरह होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, वो सब इसमें लिखी होती है कि इन शर्तों को मानने के बाद ही आप हमारे अंश और ऋण पत्र खरीद सकते हो। ठीक है। इस आशय की घोषणा करना कि प्रविवरण में लिखी गई बातों के लिए कंपनी के संचालक उत्तरदायित्व है। मतलब ये है कि जो प्रविवरण जितनी बातें लिखी होती हैं, इसमें सारी बातों का जो उत्तरदायित्व होगा संचालक, यानी जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, वो उसके उत्तरदायी होंगे। मतलब अगर कुछ आपको लगता है कि गलत हुआ है या फिर आपके साथ कुछ धोखा हुआ है, तो आप कंपनी के पास ना जाकर कंपनी के डायरेक्टर के पास जाओगे। ये भी इसमें लिखा होता है कि ठीक है। अब आता है प्रविवरण का स्वरूप या विषय सामग्री, इसमें क्या क्या लिखा होता है। तो देखो, कंपनी के मुख्य उद्देश्य तथा सीमा नियम पर हस्ताक्षरों के नाम, कि मतलब इसमें लिखा होता है पहला तो कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि कंपनी क्यों शुरू की गई है, ये लिखा होता है। और जो पार्षद सीमा नियम पहला डॉक्यूमेंट था, उस पर जितने भी लोगों के साइन किए हुए हैं उन सबके नाम लिखे होते हैं इसमें। अंश पूंजी, ये आप कितनी अंश पूंजी जारी कर रहे हो और कितने प्रकार की हैं। ठीक है, समता अंश है या पूर्वाधिकार अंश जारी कर रहे हो। प्रबंधकीय अधिकारी की जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनके साइन इसमें होते हैं या उनके नाम लिखे होते हैं। आवेदन तथा आवंटन राशि, कि मतलब आप कितने एप्लीकेशन फॉर्म कितने जारी कर रहे हो और एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने पर कितना पैसा जमा करना होगा उन लोगों को। और उन्हें आवंटन, यानी कितने अंश उन्हें दोगे, कि मतलब लोग अगर 10 अंश खरीदते हैं, 10 अंश खरीदने वाले लोगों को कितने अंश आप एक्सेप्ट करोगे और उनका पैसा लोगे। प्रारंभिक व्यय लिखा होता है कि जब कंपनी शुरू की गई थी या फिर जब अंश जारी किए गए तो कितना खर्चा आया वो सब। प्रवर्तक, बताया था ना, प्रवर्तन जो कंपनी को शुरू करने के बाद सोचता है पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब सोचता है, कंपनी का नाम क्या होगा, ये सब सोचता है, वो होता है प्रवर्तन। और जो ये सब सोचता है जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है प्रवर्तक। तो उस प्रवर्तक का नाम लिखा होता है। व्यवसाय का विवरण, यानी कि व्यवसाय अपने पूरे बिजनेस की जानकारी इसमें लिखी होती है। क्रय की गई संपत्ति, यानी कितना आपने सामान खरीदा है, कितने फर्नीचर वगैरह खरीदे हैं, वो सब इसमें लिखा होता है। ठीक है। अब देखो, स्थानापन्न प्रविवरणी क्या होता है। तो मैं बताया था ना कि सरकारी कंपनी जब शुरू करती है तो वो अधिक से अधिक पूंजी के लिए क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी उसको मिले, उसके लिए वो जनता को आमंत्रित करती है कि कंपनी अपने अंश जारी करती है कि जनता उनकी कंपनी का अंश खरीदे और उस कंपनी के मालिक बन जाए। लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं, सरकारी कंपनियाँ, जो शुरू करते समय प्रविवरण पत्र जारी नहीं करती हैं, यानी अपनी कंपनी के अंश जनता को नहीं आमंत्रित करती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा आ चुका होता है, तो सोचते हैं कि वो बाद में जारी करेंगे। तो जो सरकारी कंपनियाँ प्रविवरण पत्र जारी नहीं करती हैं, तो उन्हें कंपनी शुरू करने के लिए स्थानापन्न प्रविवरण पत्र सरकारी रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है कि उन्होंने प्रविवरण पत्र जारी नहीं किया है, उसकी जगह ये कॉपी है वो भेज रहे हैं और फिर वो अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो जो कंपनी प्रविवरण पत्र जारी नहीं करती है उसे ये पत्र भेजना होता है सरकारी रजिस्ट्रार के पास। ठीक है। इसका अभिप्राय उस प्रलेख से है जो प्रविवरण के स्थान पर तैयार किया जाता है और रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया जाता है। एक अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी जिसने प्रविवरण निर्गमित नहीं किया है तब तक अपने अंशों व ऋण पत्रों का निर्गमित नहीं कर सकती जब तक कि वह अंश या ऋण पत्रों के आवंटन के 3 दिन पहले प्रविवरण का स्थानापन्न विवरण पत्र रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल ना कर दे। तो इसका मतलब ये है कि जिस सरकारी कंपनी को पूंजी इकट्ठी करने के लिए अपनी कंपनी के अंश जनता को भेजने होते हैं, जारी करने होते हैं। ठीक है। और अगर मान लो कंपनी शुरू करते समय उन्होंने ऐसा नहीं किया है और फिर वो करना चाहती है कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वो अपनी अंश जारी करना चाहती है, तो तब तक नहीं करेंगी जब तक वो स्थानापन्न प्रविवरण पत्र सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ ना भेज दे। ठीक है। तो जब तक वो जारी नहीं कर सकती हैं अपने अंश, अगर उन्होंने स्टार्ट में नहीं किया है और फिर बाद में करना चाहते हैं अंश जारी, तो तब तक अपने अंश जारी नहीं कर सकते हैं जब तक वो सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ स्थानापन्न प्रविवरण पत्र ना भेज दे। ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है और इसमें अंश वगैरह के बारे में लिखा होता है कि कितने अंश जारी करेंगे वो लोग, कितने नहीं करेंगे। ठीक है। और ये कब करते हैं, अगर वो अंश जारी कर रहे हैं 3 दिन पहले, मतलब वो अपने अंश जारी करना चाहते हैं जनता को, जैसे अगर वो सोचते हैं कि हम जनता को जारी कर दें तो वो 3 दिन पहले, जारी करने से 3 दिन पहले ये प्रलेख सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ भेजना होता है। ठीक है। अब देखो, प्रविवरण के स्थानापन्न विवरण पत्र को निर्गमित करने की दशाएं, कि मतलब जो प्रविवरण का स्थानापन्न विवरण होता है वो कब सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ भेजना होता है। जब किसी अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी ने अपने निर्माण पर प्रविवरण का निर्गमन ना किया हो,
तो इसका मतलब ये है कि बताया था ना कि सरकारी कंपनी जब शुरू करती है तो उसे जनता को आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण पत्र जारी करने होते हैं, अपने अंश जनता को बेचने होते हैं। लेकिन मान लो किसी कंपनी ने अगर नहीं किया है, नहीं बेचे हैं शुरुआत में, फिर वो बेचना चाहते हैं कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद अंश जारी करना चाहते हैं, तो तब तक जारी नहीं कर पाएँगे जब तक वो स्थानापन्न प्रविवरण पत्र सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ ना फाइल कर दें। ठीक है? यदि किसी निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन हो गए, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, वो अब सरकारी कंपनी बनना चाहती है, तो उसे भी तो अंश जारी करने होंगे ना जनता को, तो तब तक जारी नहीं कर सकते जब तक ये वाला प्रलेख सरकार को ना भेज दे। ठीक है? ऐसी कंपनी जो प्रारंभ में अपने अंश और ऋण पत्र जनता में निर्गमित नहीं करती और बाद में निर्गमित करना चाहती है। इसका मतलब वही है कि जिसने कंपनी स्टार्ट करते समय अगर नहीं किए अंश जारी जनता को, फिर वो बाद में जनता को अंश जारी करना चाहती है, उसके बाद उससे पहले उसे ये पत्र सरकार के यहाँ भेजना होता है, उसके बाद ही वो अंश जारी कर सकती है। यदि किसी कंपनी की समस्त आवश्यक पूंजी निर्माण के पश्चात स्वतः प्राप्त हो जाती है और वह प्रविवरण का निर्माण आवश्यक नहीं समझती, इसका मतलब भी यही है कि जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, उन्हें बहुत सारा पैसा ऑलरेडी मिल गया था। उन्होंने अंश जारी नहीं किए थे, लेकिन फिर वो बाद में जारी करना चाहती है, तो तब तक जारी नहीं कर सकती जब तक वो ये वाला फॉर्म सरकार के यहाँ ना भेज दे। ठीक है? तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हमारा पार्ट 2 था 19 चैप्टर का। पार्ट 1 आप जाके देख सकते हो, मैं डाल चुकी हूँ पहले ही। तो आपको अगर मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे मैं जितने भी चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करूँ, बाकी सब्जेक्ट्स की जितनी वीडियोज़ डालूँ, वो आपको ईज़िली मिल सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। अगर मेरा लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है या फिर आवाज़ अच्छी सही नहीं आ रही है या फिर कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू।